सो हेलो एवरीवन, आज हम लेने वाले हैं हमारा एस वाई बी कॉम का बिजनेस इकोनॉमिक्स का जो फर्स्ट हमारा मॉड्यूल है। बेसिकली फर्स्ट जो चैप्टर है हमारा इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स, उसका नेक्स्ट टॉपिक लेने वाले हैं जो है स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट 1 लेक्चर। बेसिकली देखो, इसके अंदर आज हम लोग ये देखेंगे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स को कहाँ कहाँ पर इस्तेमाल किया जाता है और किस किस तरीके से हम मैक्रो इकोनॉमिक्स को इस्तेमाल करते हैं अपने इकोनॉमिक्स के अंदर। तो उसके बारे में आज का टॉपिक है। तो बेसिकली हमारा लेक्चर नंबर 2 है। अगर आपने लेक्चर नंबर 1 नहीं देखा है तो आप जाकर देख सकते हैं। अब देखो, स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, इसका मतलब क्या होता है, जिसको आप सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स भी बोल सकते हो। बेसिकली ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है पेपर के अंदर, ये भी लिखा हो कि सब्जेक्ट मैटर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो उस टाइम में कंफ्यूज नहीं होना है। बेसिकली इसका मतलब ये होता है कि मैक्रो इकोनॉमिक्स जो होता है उसका कहाँ कहाँ पे स्कोप है, यानी कहाँ कहाँ पे उसका इस्तेमाल किया जाता है। कि जैसे नेशनल इनकम निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ये जीडीपी निकालने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, कंट्री की जीडीपी कितनी, इन्फ्लेशन रेट कितना है, एम्प्लॉयमेंट कितना है, अनएम्प्लॉयमेंट कितना है, ग्रोथ रेट कितना है, ये सारी चीज़ें को निकालने में मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब बेसिकली हेल्प लिया जाता है। इसकी एनालिसिस की मदद से हम इकोनॉमिक्स के अंदर ये सारे इन्फॉर्मेशन को निकालते हैं। अब देखो, काफ़ी सारे ऐसे ही स्कोप मतलब बेसिस के इसके दिए गए हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक्स को कहाँ कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। तो क्योंकि बहुत ज़्यादा है और हम डिटेल में पढ़ने वाले, तो इसलिए हमने इसका 2 पार्ट बना दिए हैं। तो देखो, आज हम लोग 3 जो जिसके स्कोप है उसको देखने वाले हैं। अब देखो, सबसे पहला जो स्कोप होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, वो होता है डिटर्मिनेशन ऑफ नेशनल इनकम। अब देखो, इसका मतलब क्या होता है कि कंट्री के अंदर जो बेसिकली कंट्री की जो इनकम होती है कि कंट्री कितना कमाता है, उसकी नेशनल इनकम को पता करने के लिए हम मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी करते हैं। ये मतलब कि कंट्री के अंदर कितनी डिमांड है, एग्रीगेट डिमांड कितना है, टोटल इन्वेस्टमेंट कितना है, जीडीपी कितनी है, जीएनपी कितनी है, ये सारे फैक्टर्स को देखने के बाद हमको ये पता चलता है कि मतलब एक कंट्री जो होती है वो कितनी कमाती है, उसकी नेशनल इनकम कितनी है। ठीक है, तो मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर हम इसकी भी स्टडी करते हैं। अब देखो, केस से पता चलता है हमको नेशनल इनकम, तो उसके बारे में देखो पॉइंट्स में दिया गया है कि नेशनल इनकम को पता कैसे किया जाता है मैक्रो इकोनॉमिक्स की मदद से। ठीक है, तो देखो फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है कि द प्राइमरी फोकस ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ द फैक्टर्स दैट डिटरमाइंस अ कंट्रीज नेशनल आउटपुट एंड इनकम। दिस फैक्टर्स इंक्लूड कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड नेट एक्सपोर्ट। मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस ईच ऑफ दिस फैक्टर्स। अब देखो, इसका मतलब क्या होता है कि देखो, हमारा जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है इसकी हम स्टडी ही इसलिए करते हैं। बेसिकली देखोगे तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का पहला प्राइमरी फोकस ही रहता है कि हमारी कंट्री की इनकम कितनी है। अब देखो, बेसिकली आप कैसे कह सकते हो कि प्राइमरी फोकस इसका इस पे रहता है। तो देखो, पहले के टाइम पे भी, जैसे एडम स्मिथ के टाइम पे 90s के टाइम पे जब ग्रेट डिप्रेशन आया था अमेरिका के अंदर, तो उससे पहले भी जब भी मतलब बेसिकली ऐसे बड़े लेवल पे एग्रीगेट मतलब कंट्री के ऊपर देखा जाता है कि कंट्री के अंदर कितनी एम्प्लॉयमेंट है, कंट्री की जीडीपी कितनी है, कंट्री के अंदर कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कितना कंजप्शन हो रहा है, कितनी इन्वेस्टमेंट है, ये सारी चीज़ें इसलिए ही देखी जाती थी ताकि हमको ये पता चले कि हमारी जो कंट्री है वो कमा कितनी रही है, मतलब उसकी इनकम कितनी है। और उससे बेसिकली हमको ये पता चलता है कि देखो, अगर मान लो आप ही हो, अगर आज आप 10 रुपया कमाते हो और अगर आपको कल पता चलता है कि आज मैं 15 रुपया कमा रहा हूँ, तो इससे आपको ये पता चलेगा कि कल से मैं ज़्यादा कमा रहा हूँ, यानी मेरी ग्रोथ हो रही है। तो हर एक कंट्री भी यही चाहती है कि हमें पता चले कि हमारी ग्रोथ हो रही है या फिर नहीं हो रही है, तो उसके लिए वो नेशनल इनकम निकाली जाती है। अब देखो, काफ़ी सारे फैक्टर्स होते हैं जिसकी स्टडी करता है हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स और उसकी मदद से नेशनल इनकम को निकाला जाता है। जैसे कि देखो, यहाँ पर लिखा हुआ है कि कंजप्शन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड नेट एक्सपोर्ट, ये सारे जो फैक्टर्स है इनकी मदद से हम नेशनल इनकम को निकाल सकते हैं। अब बेसिकली इसकी मदद से कैसे निकालेंगे, आपको दिमाग में आता होगा कि ये गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इसके मदद से कैसे निकलेगा, कंजप्शन कैसे, मतलब ये सारी चीज़ों की मदद से कैसे निकल सकता है। तो देखो, काफ़ी आराम से निकल जाएगा। कि देखो, अगर मान लो कंट्री के अंदर जो भी प्रोडक्ट्स बनते हैं, ठीक है, मतलब जितने भी प्रोडक्शन होता है अलग अलग कंपनीज बनाती है, तो अगर आपको ये जानना है कि उसकी जो कंपनी बनाती है प्रोडक्ट और उसका प्रोडक्ट कितना बिक जाता है, तो उसके लिए आपको ये जानना होगा कि लोग जो है वो कितना प्रोडक्ट खरीदते हैं, यानी कितनी कंजप्शन हो रही है, यानी उस प्रोडक्ट की कितनी डिमांड है। उस हिसाब से आपको पता चल जाएगा कि मान लो 100 लोग है प्रोडक्ट को खरीद लेते हैं, तो आपको ये पता चल जाएगा कि 100 लोग जो है वो प्रोडक्ट को खरीद लिए, यानी 100 लोग जितना भी प्रोडक्ट खरीदे उतनी इनकम जनरेट हुई है। तो कंजप्शन की मदद से भी आपको पता चल जाएगा कि मतलब इनकम कितनी जनरेट हो रही है। जैसे मान लो एक वड़ा पाव वाला है, अगर वड़ा पाव वालों मान लो कि 100 वड़ा पाव बनाता है, ठीक है, और 10 लोग आते हैं और 10 लोग वड़ा पाव खरीद के जाते हैं, तो आपको ये पता चल जाएगा कि 10 जो है वड़ा पाव इसका बिक गया है, यानी कि 10 वड़ा पाव की इसने कमाई कर ली है, यानी 10 कंजप्शन की वजह से इसने इतना कमा लिया। तो उसकी मदद से आप इनकम को जनरेट मतलब पता कर सकते हो।
तो ऐसी कंट्री के अंदर भी कि टोटल कंजप्शन कितना है, एग्रीगेट कंजप्शन कितना है, एग्रीगेट डिमांड कितना है, तो इसकी मदद से हम इनकम को निकालेंगे। उसके बाद ये देखा जाता है कि बेसिकली जितने भी कंपनीज है या फिर पूरी कंट्री के अंदर टोटल जो अलग अलग कंपनी है, शेयर मार्केट है, तो वहाँ पर इन्वेस्टमेंट कितनी है, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट को देखने का क्या मतलब रहता है, तो देखो अब मान लो कोई कंपनी है, अगर उसके पास ज़्यादा पैसे रहते हैं, आपके पास ही अगर मान लो आपको मैं अगर बोलूँ कि आपके पास मैं 10,000 रुपये देता हूँ, आप मेरे को एक वड़ा पाव का दुकान खोल के दो, तो आप एक छोटे सी मतलब चाय की टपड़ी जैसा मतलब एक रेडी खोल दोगे, वहाँ पर वड़ा पाव बेचने के लिए शुरू हो जाओगे, ठीक है, अगर 10,000 देता हो तो। अगर वहीं पे मैं आपको 1,00,000 रुपये दूँ तो आप एक होटल खोल दो, एक ढाबा खोल दोगे। अगर 1 करोड़ दूँ तो आप एक बड़ा सा रेस्टोरेंट खोल दोगे। तो जितनी ज़्यादा मैं आपको इन्वेस्टमेंट दूंगा उतनी ज़्यादा आप बड़ी बड़ी मतलब प्रोडक्शन उतने अच्छे से डिमांड बेसिकली सप्लाई भी करोगे, और जितनी ज़्यादा आप सप्लाई करोगे उतनी ज़्यादा इनकम भी जनरेट होगी आपके पास में। तो मतलब देखोगे तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगी तो उसकी मदद से आपकी जो इनकम है वो भी बढ़ जाएगी। तो इसकी मदद से इन्वेस्टमेंट कितनी है ये भी मैटर करता है। तो ये भी देखा जाता है कि एक कंट्री के अंदर कितनी इन्वेस्टमेंट है, कि अलग अलग कंपनीज में कितना इन्वेस्ट किया है लोगों ने और गवर्नमेंट ने भी। उसके बाद देखा जाता है गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, ठीक है। अब गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर की बेसिकली क्यों देखा जाता है, तो देखो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर इसलिए देखा जाता है कि गवर्नमेंट जो होता है वो कहाँ कहाँ पे खर्च करता है। अब देखो जैसे मान लो एक वड़ा पाव वाला है, अगर देखोगे तो अब वो जो वड़ा पाव वाला है वो खाली कमाता नहीं है, वो काफ़ी सारी जगहों पे खर्च भी करता है। हो सकता है मान लो उसके पास एक बाइक होगी जहाँ से वो सामान लेके आता होगा बाइक की मदद से, तो उसमें तेल भरवाता होगा, वो बाइक का होगा, उसका घर होगा तो उसका रेंट भी भरता होगा। उसके बाद जो बच बच के आता होगा वो उसकी इनकम बचती होगी, ठीक है। कि मतलब मान लो कि कोई रूम लिया होगा या फिर कोई ढाबा खोला होगा तो उसका रेंट भरता होगा, तो उसके बाद जो बच जाता है वो उसकी इनकम होती है। तो ऐसे ही गवर्नमेंट भी काफ़ी सारे एक्सपेंडिचर करता है, मान लो पुल बनवाता है या फिर रोड बनवाता है, तो ऐसे टाइम पर काफ़ी सारे खर्चे होते हैं। तो ये भी देखा जाता है कि कंट्री के अंदर खर्चे कितने हो रहे हैं, क्योंकि खर्चे हटाने के बाद ना हमें पता चलेगा हमारी इनकम कितनी हुई है, ये देखा जाता है। उसके बाद ये देखा जाता है कि नेट एक्सपोर्ट कितना है। नेट एक्सपोर्ट का मतलब बेसिकली इसलिए देखा जाता है कि मान लो अब जैसे अगर आप ही हो, अब इंडिया के अंदर अगर वड़ा पाव बेच रहे हो और अगर आप अमेरिका के अंदर भी वड़ा पाव बेचोगे तो वहाँ से भी तो आपको इनकम जनरेट होगी या ना। मतलब बेसिकली जितना भी आप बाहर देश में बेचोगे तो वहाँ से भी आपको इनकम जनरेट होने वाली है, वहाँ से भी आपको पैसे मिलेंगे। तो वैसे अगर कंट्री के अंदर मान लो कि बाहर देश में भी कोई प्रोडक्ट बेच रहा है, कोई सामान बेच रहा है, तो वो जो टोटल जितने भी सामानें बेची जा रही है, यानी नेट एक्सपोर्ट जितना भी है कि टोटल जितनी भी सामान बेची गई है बाहर देशों में, तो उसकी मदद से भी आपको पता चलेगा कि बाहर देश से कितना हम इनकम जनरेट कर रहे हैं। तो इसकी वजह से बेसिकली आपको ये पता चल जाता है कि आपकी कंट्री के अंदर कितना इनकम जनरेट हो रहा है, यानी कितना आपकी कंट्री कमा रही है, ठीक है। अब देखो इसके अंदर खाली गुड्स नहीं देखे जाते, सर्विसेज भी देखी जाती है। मान लो कोई आदमी है विदेश में जाकर काम कर रहा है और फिर वहाँ से पैसे कमाकर इंडिया में भेज रहा है, तो वो भी हमारी कंट्री के नेशनल इनकम के अंदर ही गिनाता है, ठीक है। कि कंट्री के अंदर वो भी एक इनकम का ही एक तरीका मान लेते हैं कि हाँ भाई वो भी कमा के आया है पैसा, ठीक है। कि सर्विस भी एक तरीका गुड्स और सर्विस जो होती है उसकी मदद से जो हम इनकम जनरेट करते हैं तो हमारी नेशनल इनकम के अंदर काउंट हो जाता है, ठीक है। तो बेसिकली इस तरह से नेशनल इनकम को कैलकुलेशन की जाती है। अब देखो ऐसे ही काफ़ी सारे और भी कंसेप्ट होते हैं जिसकी मदद से हम अपनी कंट्री की नेशनल इनकम को निकाल सकते हैं। अब कौन से कंसेप्ट होते हैं, तो देखो काफ़ी सारे कंसेप्ट है, जैसे कि जीडीपी जीडीपी होता है, जीएनपी होता है, एनएनपी होता है, पर कैपिटा इनकम होता है। ये सारे कंसेप्ट की मदद से भी हम नेशनल इनकम को निकाल सकते हैं, ठीक है। अब देखो मैं भी आपको जीडीपी और जीएनपी के बारे में उतना ज़्यादा क्लियर नहीं होगा कि इसका मतलब क्या होता है। तो देखो जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी कि एक कंट्री के अंदर कितना प्रोडक्शन हो रहा है गुड्स और सर्विसेज का, उसकी हम जीडीपी के अंदर गिनते हैं। जैसे मान लो एग्जांपल ले लेते हैं कि मान लो इंडिया के अंदर एक आदमी है जो टैक्सी चलाता है, ठीक है। और अगर मान लो किसी आदमी को छोड़ देता है, टैक्सी से सर्विस दे देता है अपनी, और 500 रुपये कमाता है, तो उसको हम अपने जीडीपी के अंदर गिन लेते हैं कि 500 रुपये मतलब टैक्सी से कमाया है, सर्विस देकर कमाया है, ठीक है। और कोई मान लो आदमी है वड़ा पाव बेचता है, 10 रुपये का वड़ा पाव एक आदमी ने बेच दिया, तो जो 10 रुपये है उसको भी हम अपने जीडीपी के अंदर गिन लेते हैं कि इतना प्रोडक्शन मतलब इतना गुड्स बेचा गया है, सामान बेचा गया है 10 रुपये का। तो ऐसी कंट्री के अंदर जितना भी ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज को बनाया जाता है और उससे कमाई होती है तो उसे हम अपनी जीडीपी के अंदर गिनते हैं, ठीक है। अब जीडीपी के अंदर ये भी हो सकता है कि मान लो कोई बाहर की कंपनी भी हो सकती है जो हमारी इंडिया के अंदर आकर अपना ब्रांच खोल ले और वहाँ से कमाने लग जाए। जैसे मान लो चाइना की कोई कंपनी है जो इंडिया के अंदर फ़ोन बना रही है, ठीक है। अब इंडिया के अंदर फ़ोन बना रही है, इंडिया के अंदर मान लो प्रोडक्शन कर रही है, क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर प्रोडक्शन हो रहा है, और उससे अगर मान लो कोई इनकम जनरेट होती है, मान लो आईफोन मतलब जैसे आईफोन हो गया या फिर कोई कंपनी और बना दिया, चाइना की कोई कंपनी एमआई बना दिया, एमआई का फ़ोन मान लो इंडिया में बन रहा है, ठीक है।
अब इंडिया के अंदर अगर वो फ़ोन बनता है और अगर वो बेचा जाता है तो उससे जितनी भी इनकम होगी, मान लो 10,000 का फ़ोन बेच दिया गया, तो उसको भी हम अपने जीडीपी के अंदर गिन लेते हैं। क्योंकि देखो, जीडीपी का मतलब ही होता है ग्रोस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रोस का मतलब होता है टोटल, डोमेस्टिक का मतलब होता है घरेलू, यानी कि इंडिया के अंदर, इंडिया का जो सीमा है, मतलब पूरा जो बेसिकली बॉर्डर है, उसके अंदर जितना भी प्रोडक्शन होता है गुड्स एंड सर्विसेज का, और उससे जितनी भी इनकम होती है, उसको हम अपने जीडीपी के अंदर गिनते हैं। उसके बाद देखो, जीएनपी का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट, यानी कि अलग अलग नेशंस में जो भी हमारे गुड्स एंड सर्विसेज बनाए जाते हैं, मान लो अमेरिका के अंदर कोई हमारा कोई कंपनी है इंडिया का, जो कुछ प्रोड्यूस कर रहा है, गुड्स बना रहा है, कोई सामान बना रहा है, या फिर किसी को कुछ सर्विस दे रहा है, कोई टैक्सी वाला इंडिया का चला गया है, उधर काम कर रहा है और उधर से पैसे कमाता है, तो उसे हम अपनी नेशनल, बेसिकली ग्रोस नेशनल प्रोडक्ट के अंदर गिनते हैं। ठीक है, उसे जीडीपी में नहीं गिना जाता, उसे जीएनपी में गिना जाता है। अब एनएनपी क्या होता है? तो बेसिकली एनएनपी का मतलब होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट। अब देखो, ग्रॉस का भी मतलब होता है टोटल और नेट का भी मतलब होता है टोटल। ठीक है, लेकिन देखो यहाँ पर नेट का एक मतलब अलग थोड़ा सा होता है कि देखो, अगर मान लो मैंने 10 वड़ा पाव बनाए, ठीक है, तो 10 मैंने वड़ा पाव बनाया है, तो उस वो हो गया मेरा ग्रॉस प्रोडक्शन, कि मैंने 10 वड़ा पाव बनाया है। अब उसमें से मान लो 1-2 वड़ा पाव खराब हो गया, तो अब मेरे पास मान लो सिर्फ 9 वड़ा पाव बचे हैं, तो 9 वड़ा पाव अब मेरे पास बचे हैं सिर्फ बेचने के लिए, तो वो हो गया मेरा नेट प्रोडक्शन। ठीक है, कि अब मेरे पास सिर्फ 9 ही वड़ा पाव बचे हुए, तो उसी को बेसिकली नेट नेशनल प्रोडक्ट बोलते हैं। उसके बाद होता है पर कैपिटा इनकम। तो देखो, इसका मतलब होता है कि देखो, अब इंडिया मतलब जैसे कंट्री की जितनी भी टोटल इनकम होती है, तो उसको उसके कंट्री के अंदर जितनी भी पॉपुलेशन होती है, तो उससे डिवाइड करने के बाद हर एक आदमी कितनी इनकम जनरेट करता है, तो उसको हम पर कैपिटा इनकम बोलते हैं, कि पर आदमी जो है उसकी इनकम कितनी है, एवरेज कितनी है, तो उसको गिनते हैं, तो इसको पर कैपिटा इनकम बोलते हैं। ठीक है, तो ये सारे कुछ बेसिकली कंसेप्ट होते हैं जिनकी मदद से हम अपनी नेशनल इनकम को ढूंढ सकते हैं, और ये सब के सब मैक्रो लेवल पे की जाती है, कि मतलब कंट्री के लेवल पे की जाती है, कंट्री के अंदर कितना प्रोडक्शन होता है, कंट्री के अंदर कितना नेट प्रोडक्शन है, बेसिकली ये सारी चीज़ें देखी जाती है। ठीक है, उसके बाद देखो, दूसरा जो बेसिकली स्कोप होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, वो होता है इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन एंड बिजनेस साइकिल्स। अब देखो, इसका मतलब क्या होता है? तो इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन को मतलब होता है कि देखो, इकोनॉमी जो होती है किसी भी कंट्री की, वो कभी ऊपर जाती है तो कभी नीचे जाती है। ठीक है, मतलब कि कभी कभी क्या होता है कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो होता है काफ़ी ज़्यादा ऊपर जाने लगता है, मतलब काफ़ी अच्छे से ग्रोथ हो रही रहती है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा ये नीचे जाने लग जाती है। ठीक है, मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ धीरे धीरे होने लग जाती है या फिर नेगेटिव में चली जाती है, तो इसी को इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन बोलते हैं। तो इसको किस तरह से बेसिकली बचाया जाए, इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन, मान लो अगर सिचुएशन खराब होती जा रही है इकोनॉमिकली, तो उस टाइम पे किस तरह से ठीक किया जाता है, तो उसके टाइम पे भी मैक्रो इकोनॉमिक की स्टडी काम आती है। ठीक है, बिजनेस साइकिल को समझने के लिए। सो देखो, पॉइंट्स में क्या लिखा हुआ है कि फ्री मार्केट इकोनॉमिक्स एक्सपीरियंस बिजनेस साइकिल विच रेफर टू फ्लक्चुएशन इन नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट विथ अल्टरनेटिंग पीरियड ऑफ प्रॉस्पेरिटी एंड रिसेशन। सच फ्लक्चुएशन कॉज लार्ज स्केल इनवॉलेंटरी अनएम्प्लॉयमेंट एज वेल एज इन्फ्लेशन। अब देखो, इसका मतलब क्या है कि देखो, जैसे एडम स्मिथ क्या कहते थे कि मार्केट जो होता है वो सारा चीज़ खुद ही कर देता है, और गवर्नमेंट का इंटरवेंशन का कोई भी ज़रूरत नहीं रहता है, गवर्नमेंट को वहाँ पर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, मार्केट अपने आप ही सारी चीज़ें कर लेता है। ठीक है, तो इसको हम फ्री मार्केट बोलते हैं, कि मार्केट अपने आप ही सारी चीज़ें कर लेता है, उसको गवर्नमेंट का कोई भी इंटरवेंशन की ज़रूरत नहीं होती है। तो ऐसा जो फ्री मार्केट होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा बेसिकली कह सकते हो रिस्की भी रहते हैं, क्योंकि वहाँ पर देखोगे तो कभी भी अचानक से, मतलब बेसिकली जो साइकिल रहता है, बेसिकली जो इकोनॉमी रहती है, वो कभी भी ऊपर जा सकती है और कभी भी नीचे आ सकती है। जैसे अमेरिका के अंदर ही द ग्रेट डिप्रेशन आया था, जिसके अंदर क्या हुआ था, उसके टाइम पे भी तो यही सारी चीज़ें हुई थी कि अचानक से लोग जो थे उन्होंने कंपनी के स्टॉक्स खरीदना बंद कर दिया, मतलब उल्टा लोग बेचना शुरू कर दे रहे थे, सब लोग अपने अपने स्टॉक्स जो थे कंपनी के शेयर मार्केट के अंदर लोग बेचना शुरू कर रहे थे, सब अपना अपना स्टॉक बेच दे रहे थे, जिसके वजह से काफ़ी सारी कंपनी जो थी वो बंद हो गई। ठीक है, अब काफ़ी सारी कंपनी बंद होने की वजह से क्या हुआ, जिसकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, लोगों के पास काम नहीं था, काम नहीं होने की वजह से लोग के पास अब पैसे नहीं थे, जिसकी वजह से लोग कुछ खरीद नहीं रहे थे, जिसकी वजह से लोग खरीद नहीं रहे थे, डिमांड नहीं हो रही थी, उसके वजह से जो कंपनी रहती थी वो कुछ प्रोड्यूस नहीं कर रही थी। तो इस तरह से देखो तो पूरा एक तरीके से देखो इकोनॉमी जो थी वो डाउन पे डाउन जाते जा रही थी। तो ऐसे जो फ्री मार्केट इकोनॉमिक्स होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा उन्हें मतलब इस तरह से बिजनेस साइकिल के जो फ्लक्चुएशन रहते हैं वो झेलने पड़ते हैं नेशनल इनकम और एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड। ठीक है, और ये टाइम टाइम पे आते भी रहते हैं उनके ऊपर, कभी बहुत ज़्यादा ही आ जाते हैं, कभी थोड़े मोरे आते रहते हैं। जैसे कि अमेरिका का द ग्रेट डिप्रेशन काफ़ी बड़ा, मतलब एक देख सकते हो, मतलब
रिसेशंस आए थे, ठीक है। वहाँ पर मतलब काफ़ी ज़्यादा ही इकोनॉमी डाउन हो गई थी कि लोगों के पास कपड़े नहीं थे पहनने के लिए, ठीक है। तो ऐसे टाइम पर अनएम्प्लॉयमेंट रेट भी काफ़ी ज़्यादा हो जाता है और महंगाई भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि जितनी भी कंपनी रहती है वो बंद हो जाती है, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं रहते हैं, लोग उनके शेयर्स खरीद नहीं रहते हैं। और क्योंकि कंपनी बंद हो जाती है, एक दो कंपनी बची हुई रहती है, तो महंगाई बहुत ज़्यादा हो जाती है, लोगों के पास पैसे नहीं रहते उस सामान को खरीदने के, तो काफ़ी सारी चीज़ें मतलब इकोनॉमी बेकार हो जाती है, ठीक। अब देखो हमारा जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है उसका यही काम है देखने का कि मतलब जितनी भी हमारा बिजनेस साइकिल है, यानी कि हमारी इकोनॉमिक फ्लक्चुएशन जो है वो किस तरह से चल रही है और उसको किस तरह से ठीक किया जाएगा। यानी कि अगर मान लो बहुत ज़्यादा सिचुएशन ख़राब चल रही है तो उस टाइम पर क्या करने से मतलब वो सारी चीज़ें ठीक हो जाएगी, तो वही सारी चीज़ें हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की मदद से समझते। जैसे कि अगर मान लो कि बहुत सारी कंपनियां बंद हो रही है, ठीक है, क्योंकि उनके पास लोग शेयर नहीं खरीद रहे, तो इसका सोल्यूशन ये रहेगा कि गवर्नमेंट जो है वो खुद कंपनीज के शेयर्स खरीदना शुरू कर दे, जिसके वजह से कंपनी को पास पैसा आएगा, और कंपनी के पास पैसा आएगा तो वो काम करेंगे, जिसकी वजह से क्योंकि उन लोग काम करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे, जिसकी वजह से उन लोग एम्प्लॉयमेंट भी देंगे लोगों को, और लोगों को काम मिलेगा, तो जिसके वजह से वापस से इकोनॉमी जो होगी वो वापस से ग्रो होने लगेगी, ठीक है। तो ऐसे टाइम पे जैसे ग्रेट डिप्रेशन ही था, तो उस टाइम पे जो गवर्नमेंट थी, जो लास्ट में फिर जब केन्शियन थ्योरी आई थी, बेसिकली जो किन्स थे उनकी जब मॉड्यूल्स आई कि अब गवर्नमेंट का भी इंटरवेंशन जरूरी है इकोनॉमी के अंदर, तो उस टाइम पे गवर्नमेंट जो थी उन्होंने भी फिर अपना इंटरवेंशन चालू कर दिया। उन्होंने भी काफ़ी सारी पॉलिसी लाई, जैसे फेशियल और मॉनेटरी पॉलिसी लाई, जिसकी मदद से इकोनॉमी को ऊपर किया गया, ठीक है। अब देखो फेशियल और मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब क्या होता है, तो देखो इसका मतलब फेशियल और मॉनेटरी का मतलब ये होता है, देखो मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब होता है कि पूरी कंट्री के अंदर पैसे का जो फ्लो है वो किस तरह का है। मतलब कि मान लो अगर कंट्री के अंदर पैसा जो है बहुत ज़्यादा हो जाता है, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा मतलब इनकम, मतलब बेसिकली इनकम नहीं, ज़्यादा नोट अगर छाप दिए जाते हैं तो उस टाइम पर महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, इन्फ्लेशन काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा। और बहुत ज़्यादा कम कर देंगे तो भी प्रॉब्लम रहेगी, तो मतलब बहुत ज़्यादा कम कर देंगे तो उसके वजह से इंटरेस्ट रेट काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाएंगे, तो मतलब काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम रहेगी। तो इसलिए मॉनेटरी जो पॉलिसी है, मतलब क्या है कि जो पैसे का जो फ्लो है, कि अलग अलग जो बैंक्स रहते हैं वो मेंटेन रखना है, सही रखना है, तो ये गवर्नमेंट का काम था। उसके बाद दूसरा ये था जिसके लिए उन्होंने बेसिकली अपने अपने बैंक खोल दिए थे, जैसे कंट्री हमारे इंडिया का है आरबीआई है, तो ये सारी पॉलिसी बेसिकली मॉनेटरी पॉलिसी का वो ध्यान रखता है कि कंट्री के अंदर जो पैसे का फ्लो है वो मेंटेन रहे, ज़्यादा नोट ना छाप दिए जाए या फिर कम ना छाप दिए जाए, ठीक है। उसके बाद फेशियल पॉलिसी का देखो मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि गवर्नमेंट जो है वो पैसे कहाँ कहाँ खर्च करेगी ताकि लोग जो है उनको एम्प्लॉयमेंट मिल सके। जैसे कि देखो आप सुनते भी होगी कि गवर्नमेंट जो है नया ब्रिज बना रही है, नए रोड बना रही है, नए डैम बना रही है, तो बेसिकली ये बनाने से क्या होता है कि देखो अब अगर मान लो गवर्नमेंट ऐसी चीज़ों पे खर्च करती है, अब मान लो रोड बना रही है, ठीक है, तो अगर रोड बनाने पर गवर्नमेंट खर्चा करती है तो वो ऐसे टाइम पर गवर्नमेंट जो है वो खुद जाकर तो रोड बनाती नहीं है, वो क्या करती है लोगों को काम देती है कि आप सब मिलकर यहाँ पर रोड बनाइए, मजदूरों को बुलाती है, मतलब लोगों को बुलाती है रोड बनाने के लिए। तो ऐसे टाइम पे लोगों को भी बेसिकली काम धंधा मिलता है, एम्प्लॉयमेंट मिलता है, जिसके वजह से इकोनॉमी थोड़ी बहुत वापस से ऊपर जाना शुरू कर सकती है। तो ऐसे सारी फेशियल और मॉनेटरी पॉलिसी लाई जाती है, जिसकी मदद से हमारा जो इकोनॉमी है वो वापस से ऊपर आ सकता है अगर फ्लक्चुएशन बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है, मतलब रिसेशन आ जाते हैं तो, ठीक है। रिसेशन का मतलब होता है जब इकोनॉमी डाउनफॉल में जा रही रहती है, और प्रॉस्पेरिटी का मतलब होता है जब इकोनॉमी जो है वो ऊपर जा रही रहती है, ग्रो हो रही रहती है, ठीक है। तो मैं भी आपको ये समझ आ गया होगा दूसरा भी स्कोप। अब देखो तीसरा जो हमारा स्कोप है मैक्रो इकोनॉमिक्स का, वो है एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई। अब देखो इसका मतलब क्या होता है, तो देखो हमारा जो थ्योरी है इनकम एंड एक्सपेंडिचर, वो क्या कहता है कि देखो कोई भी मतलब बेसिकली अगर कोई भी कंट्री की नेशनल इनकम जो है वो कम ज़्यादा होती है, यानी उसके अंदर फ्लक्चुएशंस होते हैं, तो वो क्यों होते हैं, मतलब क्यों उसके अंदर इनकम कम ज़्यादा होती है, और लोगों को जो अनएम्प्लॉयमेंट होती है, लोगों के पास काम धंधा नहीं रहता, तो वो क्यों होता है और कैसे सारी चीज़ों को हम ठीक कर सकते हैं, वो ये सारी चीज़ों के बारे में हम समझ पाते हैं, ठीक है। अब देखो बेसिकली मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, तो अब जैसे कि देखो द ग्रेट डिप्रेशन जो आया था अमेरिका के अंदर, तो उसके अंदर देखोगे तो काफ़ी सारे जो लोग थे उनकी एम्प्लॉयमेंट छीन गई थी, मतलब उनके पास काम धंधा नहीं था, उनके पास कमाई नहीं थे, पैसे नहीं थे, लोग गरीब बहुत ज़्यादा हो गए थे उस टाइम पे। तो ऐसा हुआ क्यों था, तो देखो बेसिकली इसके पीछे का सिंपल सा रीज़न था कि देखो
हमारा जो बेसिकली स्टार्टिंग इसकी ऐसी हुई थी कि लोग जो थे उन्होंने सामान की डिमांड कम कर दी। जैसे कि जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है एडम स्मिथ और बाकी के जो इकोनॉमिस्ट है क्लासिकल, वो क्या कहते थे कि देखो मार्केट जो होता है वो सारी चीज़ें खुद कर लेता है। उनका लॉ था सेल्स लॉस, जो क्या कहता था सप्लाई क्रिएट इट्स ओन डिमांड। यानी कि आप सप्लाई करते जाओ, यानी प्रोडक्शन करते जाओ और मार्केट जो होगा वो आपके प्रोडक्ट को खुद ही बेच देगा। ठीक है, उसकी मतलब सेल खुद ही हो जाएगी, डिमांड अपने आप बन जाएगी। जिसकी वजह से क्या होता था, लोग जो अलग अलग कंपनी रहती थी वो प्रोडक्शन तो करते जाती थी। अब मान लो बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट बन रहा है, मान लो 100 प्रोडक्ट बन रहे हैं, खरीदने वाले सिर्फ एक ही दो आदमी है, तो ऐसे टाइम पे कंपनी का काफ़ी ज़्यादा लॉस होने लग गया। जिसकी वजह से काफ़ी सारी कंपनी बंद हो गई और काफ़ी सारी कंपनियों को लोगों ने जब ऐसा देखा कि बहुत सारी कंपनियां बंद हो रही है तो लोगों का भरोसा भी टूटने लग गया। जिसके वजह से डिमांड कम होने की वजह से अलग अलग कंपनियां बंद होनी शुरू हो गई। मतलब कि लोग खरीद ही नहीं रहे सामान, क्योंकि प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा लोग कर रहे थे कि ये सोचिए कि डिमांड तो अपने आप ही बन जाएगी, लेकिन उतने लोग खरीद ही नहीं पा रहे थे उतना ज़्यादा सामान। तो प्रोडक्शन ज़्यादा होने की वजह से लोग सामान खरीद नहीं पा रहे थे। तो देखोगे तो इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी, तो डिमांड से ही हुई थी। कि डिमांड जो थी उसकी हमने स्टडी की नहीं कि डिमांड कितनी है और हम सप्लाई करते जा रहे थे। तो बेसिकली जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है उनको समझ ही नहीं आ रहा था ऐसा क्यों हो रहा है, कि मतलब ऐसा क्यों मार्केट जो है इतना ज़्यादा नीचे जाते जा रहा है और वो ठीक नहीं हो रहा अपने आप। तो ऐसे टाइम पे जो किन्स थे उन्होंने समझाया कि देखो हमारा जो मार्केट है उसके अंदर गवर्नमेंट का इंटरवेंशन काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। कि मतलब और उसी के साथ में जो अलग अलग कंपनीज है उनको भी ये सारी चीज़ों को समझना चाहिए कि देखो सप्लाई जो होता है वो डिमांड को नहीं बनाता है, डिमांड जो होता है उसके हिसाब से हमें सप्लाई करनी चाहिए। कि अगर मान लो 100 लोग मांग रहे हैं तो हमें 110 बनाना चाहिए, ना कि अगर मान लो हमें पता ही नहीं हम 100 लोग के लिए बना रहे हैं और खरीदने वाले एक ही आदमी है। ठीक है, तो किन्स का बेसिकली ये था कि हमें एग्रीगेट डिमांड के बारे में समझना चाहिए कि मतलब एग्रीगेट डिमांड कितनी है, लोग जो है किसी भी प्रोडक्ट की कितनी डिमांड करते हैं और उस हिसाब से फिर हमें सप्लाई करनी चाहिए। ठीक है, तो देखोगे तो मैक्रो इकोनॉमिक जो होता है वो फिर बाद में जब मतलब पहले इसकी जो फोकस रहता था मैक्रो इकोनॉमी का वो ये रहता है स्टडी करना कि सप्लाई जो है किसी भी प्रोडक्ट की वो कितनी हो रही है। लेकिन फिर जब ये जो रिसेशन आया, मतलब ये जो ग्रेट डिप्रेशन आया, तो इसके बाद ये जो फोकस था मैक्रो इकोनॉमिक का कि मतलब पहले वो एग्रीगेट डिमांड एग्रीगेट सप्लाई के बारे में स्टडी करते थे, तो शिफ्ट हो गया वो एग्रीगेट डिमांड की तरफ कि कितना कंजप्शन लोग करते हैं, कि कितना मतलब कितनी मतलब लोगों की डिमांड है, लोग जो है अलग अलग कंपनी के अंदर कितना ज़्यादा इन्वेस्ट करते हैं, लोग कितने ज़्यादा खर्चा करते हैं, वो सारी गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर देखते हैं गवर्नमेंट कितना ज़्यादा खर्चा कर रहा है। तो वो सारी चीज़ों के ऊपर अब ध्यान जाने लग गया। अब बेसिकली क्यों देखा जा रहा था, तो देखो अब गवर्नमेंट मान लो अगर बहुत ज़्यादा खर्चा करता है, मान लो रोड बना रहा है, डैम बना रहा है, तो ऐसे टाइम पे क्या होता है कि अगर ऐसे ऐसे खर्चे कर रहा है, रोड बना रहा है, डैम बना रहा है, तो लोगों को वहाँ पर काम मिलता है। ठीक है, अगर रोड बन रही है तो वहाँ पर गवर्नमेंट जाती है, खुद जाकर रोड नहीं बनाती है, मजदूर लोग को बुलाती है और मतलब लोगों को बुलाती है काम करवाने के लिए, जिसके वजह से लोगों को एम्प्लॉयमेंट मिलती है, जिसके वजह से उनको इनकम मिलती है, पैसे मिलते हैं, जिसके वजह से उनका जो डिमांड है प्रोडक्ट खरीदने का वो कर पाते हैं और सामान खरीद पाते हैं, जिसके वजह से देखोगे तो पूरी इकोनॉमिक ग्रो हो पाती है। तो इसलिए जो मैक्रो इकोनॉमिक था उसका जो फोकस था वो सप्लाई से हटकर डिमांड पे चला गया। कंजप्शन के बारे में मतलब स्टडी करने लगे, इन्वेस्टमेंट के बारे में, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर के बारे में, नेक्स्ट एक्सपोर्ट के बारे में, कि कंट्री के अंदर जितना भी प्रोडक्ट बन रहा है वो बाहर देश में कितना ज़्यादा बेचा जा रहा है, ये सारी चीज़ों के बारे में देखने लगे। ठीक है, और बेसिकली अगर देखोगे तो किन्स की ये जो थ्योरी थी कि हमें एग्रीगेट डिमांड के बारे में जानना चाहिए ना कि एग्रीगेट सप्लाई, तो देखोगे तो ये शॉर्ट टर्म के लिए काफ़ी ज़्यादा ठीक था जब तक रिसेशन था। लेकिन लॉन्ग टर्म में देखोगे तो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट की ही थ्योरी ज़्यादा ठीक थी, क्योंकि अगर गवर्नमेंट देखोगे तो गवर्नमेंट कब तक मतलब अगर हर एक चीज़ में इंटरफेयर करेगा। अब जैसे कि अगर मान लो कोई आदमी है अपना शेयर खरीद रहा है और अगर उसे ये भी पूछ के खरीदना बेचना पड़ेगा, मान लो कोई आदमी है और वो 10 रुपये का शेयर खरीदा है और अगर उससे पूछना पड़े रहा है गवर्नमेंट से कि सर मैं बेचूं कि नहीं अपना शेयर, आप मेरे को परमिशन दे दो, उसके बाद बेचेगा, तो काफ़ी ज़्यादा मतलब लोग जो होंगे वो ऐसी चीज़ों पे इन्वेस्टमेंट कम कर देंगे। जिसकी वजह से क्या हुआ कि बाद में फिर ये जो मतलब किन्स की जो थ्योरी थी उसको थोड़ा बहुत कम कर दिया गया और बाकी के जो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट है, जो मतलब नेक्स्ट जनरेशन थी क्लासिकल इकोनॉमिस्ट की, जिनको हम नियो क्लासिकल इकोनॉमिस्ट बोलते हैं, उन्होंने किन्स की थ्योरी और क्लासिकल इकोनॉमिस्ट थ्योरी को मिलाकर मतलब नई थ्योरी बना दी थी। और उसके अंदर उन्होंने सोचा कि हम डिमांड के ऊपर तो ध्यान देंगे ही, अब तो डिमांड के ऊपर ध्यान देना ही है, लेकिन अब सप्लाई के ऊपर भी उसी हिसाब से भी ध्यान देंगे कि मतलब सप्लाई कितनी हो रही है। अगर हम चाहते हैं कि सप्लाई को बढ़ाना तो उसके लिए हम क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं। जैसे मान लो अगर हम लॉन्ग रन में सप्लाई बढ़ाना चाहते हैं, कि सप्लाई प्रोडक्शन ज़्यादा करना चाहते हैं, तो उसके लिए सिंपली हमको क्या करना रहता है। तो सबसे पहली बात प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ा दो, मतलब क्या है ज़्यादा प्रोडक्शन करो।
उसके बाद दूसरा ये काम कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट ज़्यादा करो, यानी ज़्यादा पैसे लगाएंगे अगर बिजनेस के अंदर ज़्यादा पैसे लगाएंगे तो ज़्यादा बड़ा मतलब ज़्यादा प्रोडक्शन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो इन्वेस्टमेंट भी ज़्यादा कर पड़ सकता है अगर हम प्रोडक्ट अपना सप्लाई बढ़ाना चाहते हैं तो। और अगर हम चाहते हैं कि प्रोडक्शन अच्छा खासा बढ़ जाए तो उसके लिए मतलब सप्लाई बढ़ाने के लिए हम टेक्नोलॉजिकल चेंजेस भी ला सकते हैं और नई नई पॉलिसीज़ भी बना सकते हैं, ठीक है। मतलब मान लो सब्सिडी दे दिया, ऐसी सारी चीज़ें कर दी गवर्नमेंट ने, तो जिसकी मदद से जो एग्रीगेट सप्लाई है वो भी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो देखोगे तो एग्रीगेट डिमांड और एग्रीगेट सप्लाई को बढ़ाने के लिए या फिर उसको इक्वल रखने के लिए, मेंटेन रखने के लिए हम मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी करते हैं, कि मतलब काफ़ी सारी चीज़ों को स्टडी करते हैं और समझते हैं कि हमारी कंट्री के अंदर ये जो डिमांड है वो कितना है और उसको किस तरह से बढ़ाया जाए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी, मे भी आपको समझ आ गया स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब देखो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम बाकी के जो स्कोप्स बचे उसको देखने वाले, सो मे भी आपको ये सारी चीज़ें समझ आ गई होगी। फिर भी अगर आपको किसी भी तरह डाउट रहता है या फिर कोई चीज़ नहीं समझिए तो आप लोग कमेंट सेक्शन के अंदर जो भी आपका डाउट रहेगा वो पूछ सकते हो। एंड देखो इसका जो नेक्स्ट लेक्चर है वो जल्दी चैनल पे आने वाला है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को भी शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ में भी, ताकि जैसे ही नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो जाएगी उसकी भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और उन वीडियोज़ को भी आप देख सकोगे। एंड अगर वीडियो को लेट देख रहे हो तब यहाँ पर मे भी प्लेलिस्ट आ गई होगी, यहाँ से जाकर आप चेकआउट कर सकते हो। मे भी बिजनेस इकोनॉमिक्स के अंदर अब नेक्स्ट लेक्चर आ गया होगा। एंड हमारे चैनल पे फाउंडेशन कोर्स और बिजनेस इकोनॉमिक्स की, बिजनेस कम्युनिकेशन की भी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, तो आप चाहो तो वो भी चेकआउट कर सकते हो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, हम अपने नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे।